हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर को कपल करेंगे आउटपुट स्टेज में। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर के आउटपुट स्टेज से ट्रांसफार्मर के द्वारा कपलिंग की जाती है और आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ पे आउटपुट लिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा कपलिंग करने से क्या फ़ायदा होगा, हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमने पहले देखा था कि क्लास ए सीरीज फेड या डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर था, उसकी एफिशिएंसी केवल 25% थी। 25% एफिशिएंसी या 25% दक्षता का मतलब है कि डीसी पावर को केवल 25% ही डीसी पावर एसी पावर में कन्वर्ट हो पाई थी। एसी पावर में कितना बदली थी, केवल 25% डीसी पावर ही एसी पावर में बदली थी। 25% ही डीसी पावर एसी पावर में कन्वर्ट हुई थी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी वो बहुत स्मॉल थी, बहुत कम थी, वो डिसएडवांटेज था। अब हम क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में देखते हैं कि जो एफिशिएंसी है डीसी पावर वह एसी पावर में कितने परसेंट बदलती है। तो हम आगे जाके देखेंगे कि वह 50% बदलती है। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर का यहाँ पे यूज़ करने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वह देखते हैं कि कैसे एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ती है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में क्या, एक ट्रांसफार्मर एक्शन में देखते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग, फॉर एग्जांपल प्राइमरी वाइंडिंग का जो यहाँ पे टर्न है वह N1, यहाँ पे N2 टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग में। यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग का V2, यहाँ पे करंट I1 और यहाँ पे करंट I2। तो क्या होगा ट्रांसफार्मर एक्शन में, ये इक्वेशन हमें मालूम ही है कि N1/N2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू I2/I1 I2/I1 और N1/N2 इक्वल टू क्या था, V1/V2। तो V1 को क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू I1, V इक्वल टू RI होता है, तो R1 इंटू I1। V2 को क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू I2। अब R1 यहाँ का प्राइमरी वाइंडिंग का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इधर का रेजिस्टेंस R1, इधर का रेजिस्टेंस R2। तो R2 जो रेजिस्टेंस है वह RL के बराबर है, लोड है R2 इक्वल टू RL। और R1 क्या है, जो यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा वो रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस RL डैश, यहाँ पे लोड तो उसका रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस RL डैश। तो RL डैश वह क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू RL डैश। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग पे जो रेजिस्टेंस होगा, इधर का रेजिस्टेंस वह यहाँ से सीन करेंगे प्राइमरी साइड से, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, R1 इक्वल टू RL डैश। रिफ्लेक्टेड होता है ट्रांसफॉर्म एक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे RL/RL डैश क्या होगा, R2/R1। R2/R1 क्या होगा, R2/R1, R2 क्या है, V2/I2 और R1 क्या है, V1/I1। तो R2/R1 को कैसे लिखा, V2/I2 और R1 को V1/I1। तो V1/I1 करेंगे तो ये I1 ऊपर आ जाएगा। अब देखते हैं कि RL/RL डैश जो कि R2/R1 है, तो यहाँ पे क्या था, ये V2/V1 वो क्या है, V2/V1 N2/N1 और I1/I2 वो क्या है, वो भी N2/N1। जो इसको उल्टा करेंगे तो I1/I2 कितना हो जाएगा, N2/N1। V2/V1 भी क्या है, N2/N1 और I1/I2 भी क्या है, N2/N1। तो ये N2/N1 दो बार आ गया, तो ये गुणे में स्क्वायर हो जाएगा, N2/N1 का स्क्वायर, N2 इंटू N2/N1 इंटू N1। तो टर्न रेशियो क्या था, N बराबर N2/N, टर्न रेशियो क्या था, N1/N2 था। टर्न रेशियो क्या था, N इक्वल टू N1/N2। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको उल्टा करेंगे तो RL/RL करेंगे तो क्या होगा, N1/N2 का स्क्वायर और N1/N2 का स्क्वायर वह क्या है, टर्न रेशियो, तो N स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ये RL डैश है, रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस RL डैश, जो प्राइमरी साइड में देखने पर जो रेजिस्टेंस है, इधर यहाँ से जब रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना मिलता है, RL डैश रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस है जो सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ है, RL डैश इक्वल टू क्या होगा, N स्क्वायर इंटू RL। RL डैश क्या होगा, N स्क्वायर इंटू RL। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उससे क्या होगा, इस फॉर्मूले से RL डैश बराबर N स्क्वायर RL से हमें रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, टर्न रेशियो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल है जो हम आगे जाके देखेंगे, न्यूमेरिकल्स हैं इसके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि जो प्राइमरी यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस है, ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस किसके बराबर होना चाहिए, RL डैश के बराबर होना चाहिए।
जो यहाँ पे प्राइमरी साइड पे जो रेजिस्टेंस है आर एल डैश वह किसके बराबर होना चाहिए, ट्रांजिस्टर के आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस माना कि आर नॉट है, तो आर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर एल डैश होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो किलो ओम में होता है, और यहाँ पे लोड होता है वो केवल ओम में होता है। जैसे स्पीकर है तो स्पीकर फॉर एग्जांपल 8 ओम का हो गया, 10 ओम का हो गया, तो ये ओम में होता है और ये किलो ओम में होता है। तो यहाँ पे इम्पीडेंस मैच कराने के लिए हम यहाँ पे ये इस इक्वेशन यहाँ से हम टर्न रेशियो ऐसे टर्न लेते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ का इम्पीडेंस ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस वह किससे मैच हो जाए, आर एल डैश से मैच हो जाए। कहने का मतलब आर एल डैश इक्वल टू क्या हो जाए, आर नॉट हो जाए। तब जाके यहाँ से मैक्सिमम पावर, इस साइड से मैक्सिमम पावर आउटपुट में लोड में ट्रांसफ़र हो सकेगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं और इम्पीडेंस मैच करते हैं। इम्पीडेंस मैच होगा तभी जाके यहाँ से मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकेगी आउटपुट साइड में। तो इम्पीडेंस मैच करने के लिए यहाँ जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट इम्पीडेंस है वह किसके बराबर होना चाहिए, जो प्राइमरी वाइंडिंग पे जो सीन कर रहे हैं रेजिस्टेंस आर एल डैश के बराबर होना चाहिए। तो आर एल डैश इक्वल टू ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। तब जाके यहाँ से मैक्सिमम पावर, प्राइमरी साइड से यहाँ से मैक्सिमम पावर यहाँ पे सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो सकेगी, लोड में ट्रांसफ़र हो सकेगी। तो इसके लिए हम टर्न्स रेशियो ऐसे टर्न का चुनाव करते हैं, ऐसे टर्न्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे प्राइमरी वाइंडिंग में 10 ले लिया, यहाँ पे गेयरों की संख्या 10 ले ली, यहाँ 1 ले ली, तो ऐसे गेयरों की संख्या लेते हैं, ऐसे टर्न्स लेते हैं, तब जाके यहाँ का इम्पीडेंस और यहाँ का इम्पीडेंस मैच हो सके, तब जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो, अब देखते हैं कि जो इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तो बहुत फ्यू ओम होता है, बहुत कम होता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 ओम मानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही कम होता है, जिसको 0 ओम माना है। प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 ओम होता है लगभग। तो जब इस क्यू पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माना कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह बहुत फ्यू ओम है, 0 ओम है, 1 2 इतने ही ओम है। फिर यहाँ पर तो आरसी का मान है जो ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पे ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर के यहाँ पे इसी से जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो है कलेक्टर का रेजिस्टेंस है वह कितना होगा, 0 ओम होगा। 0 ओम होगा क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग से डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है कलेक्टर में, तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वह 0 ओम है, 0 ओम है लगभग। तो 0 होगा कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस होगा वह 0 होगा। तो 0 होगा तो जो इक्वेशन है VCC, यहाँ पे तो KVL लगाएंगे, तो VCC माइनस IC इंटू RC, VCC माइनस IC इंटू RC वह किसके बराबर है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE के बराबर। ये इक्वेशन VCC माइनस IC RC माइनस यहाँ पे C और यहाँ पे E, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है VCE, तो VCC माइनस IC इंटू RC माइनस VCE इक्वल टू 0। तो VCE बराबर क्या हो जाएगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, VCC माइनस IC इंटू RC। अब जो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है वह 0 ओम है, 0 ओम है लगभग, क्योंकि इसका जो ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही है जो कलेक्टर रेजिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग से कलेक्टर को, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही वो कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है प्राइमरी वाइंडिंग का, वह होता है 0 ओम। 0 ओम होता है, तो 0 ओम होता है लगभग 0 ओम होता है। तो कलेक्टर एमीटर रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे RC की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू VCC, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज कितना आ जाएगा, VCC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे और IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि IC क्या था, करंट, इसी से देखो करंट क्या है, IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC माइनस VC बटे RC आ जाएगी। अब RC का मान 0 की तरफ जा रहा है, तो IC का मान किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब है कलेक्टर करंट है वह इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और RC का मान है, कलेक्टर रेजिस्टेंस का मान है, वह 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर कलेक्टर रेजिस्टेंस 0 है, तो कहने का मतलब जो DC लोड लाइन है, DC लोड लाइन वह क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों, क्योंकि Y इक्वल टू MX प्लस C होता है। तो M जो ढाल है वह M ढाल का मान कितना है, ये -1 बटे RC है, जो यहाँ से इक्वेशन से देखते हैं, बटे में RC आ रहा है। तो RC किसकी तरफ जा रहा है, RC 0 की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो ढाल है वह M का मान कितना हो जाएगा, M का मान इन्फिनाइट होगा,
एम का मान इन्फाइनाइट होगा, कहने का मतलब डीसी जो लोड लाइन है, डीसी लोड लाइन जो हम लोड लाइन जब बनाएंगे तो डीसी लोड लाइन करंट आईसी और वीसी की ग्राफ खींचेंगे तो डीसी लोड लाइन में जो डीसी लोड लाइन आएगी वह कौन सी आएगी, स्ट्रेट होगी। क्यों स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि इसकी ढाल तो होगी इन्फाइनाइट की तरफ जाएगी और वीसी का मान किसके बराबर हो जाएगा, वीसीसी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, ये यहाँ पे डीसी लोड लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, खड़ी हुई लाइन यहाँ पे। तो ऐसे लाइन खींचने क्या मतलब है कि क्योंकि इसकी जो ढाल है वो तो होगी इन्फाइनाइट की तरफ चलेगी, क्योंकि कलेक्टर डिस्टेंस 0 हो गया तो 1/r जो 1/r है तो वह किसकी तरफ जाएगा, इन्फाइनाइट की तरफ जाएगा। और VCE का मान है, जो VCE का मान है वोल्ट, VCE का मान किसके बराबर हो जाएगा, जो VCEQ क्यू पॉइंट निकाल लेते हैं हम, क्यू पॉइंट कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहे थे, तो VCEQ का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, VCC के बराबर हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट क्या है, IC और VC की वैल्यू, ऑपरेटिंग पॉइंट है IC और VC की वैल्यू, तो ICQ ये ICQ हो गया और ये VCEQ हो गया। तो VCEQ इक्वल टू क्या हो गया, VCC, जो हम पहले स्लाइड में देखे ही थे कि VC कलेक्टर मीटर वोल्टेज का मान कितना हो गया, VCC के बराबर हो गया। तो VCEQ कितना हो गया, VCC। और यहाँ पे जब AC लोड लाइन ड्रॉ करेंगे तो AC लोड लाइन AC लोड लाइन ऐसे आएगी, ये AC लोड लाइन है और ये DC लोड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट AC लोड लाइन ऐसे आएगी। ये AC लोड लाइन में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है करंट की और ये मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। तो मैक्सिमम वैल्यू कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू I max और एक कलेक्टर मीटर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू VC max। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रही, ये DC लोड लाइन यहाँ पे VCEQ, ये VCC और ICQ का मान ये रहा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि AC लोड लाइन की जो यहाँ पे कहने का मतलब जो ढाल है M का मान है y = mx + c से करेंगे तो इसके यहाँ पे आ जाएगा -1/RC। यहाँ पे कितना आएगा, -1/RC आएगा। यहाँ पे इसकी जो ढाल है M बराबर = -1/RC। ये देखो यहाँ से देख लेते हैं, ये RC डैश होगी, सॉरी RC डैश होगा, क्योंकि जब AC क्यू पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं, जब AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तब जो क्यू पॉइंट का जो कैलकुलेशन करते हैं तब यहाँ पे RC डैश हो जाता है, यहाँ पे वो इसके पैरेलल में आ जाता है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा RC, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के द्वारा RC डैश हो जाता है। तो -1/RC यहाँ पे होगा AC लोड लाइन में, यहाँ पे M का मान। तो यहाँ पे जो ये कलेक्टर करंट का ये स्विंग है और ये वोल्टेज स्विंग है, वोल्टेज कलेक्टर मीटर वोल्टेज की स्विंग ये रही। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट करंट है। हम देख पा रहे हैं कि DC लोड लाइन और AC लोड लाइन का जो यहाँ पे जब ये जो यहाँ पे मिलेंगे पॉइंट पे, क्यू पॉइंट, यहाँ पे इनका जो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे क्यू पॉइंट पे, तो ये क्यू पॉइंट कितना होगा, ICQ और VCQ की वैल्यू VCC और ICQ। और यहाँ पे जब देखते हैं हम, ये V मैक्सिमम, ये V मिनिमम, और हम जानते हैं कि क्लास A एम्पलीफायर में क्या होता है, फुल स्विंग होती है। कहने का मतलब आउटपुट वोल्टेज में कोई डिस्टोर्शन नहीं आता और आउटपुट करंट में कोई डिस्टोर्शन नहीं आता, पूरी वोल्टेज और पूरी करंट फ्लो होगी। कहने का मतलब इनपुट सिग्नल के पूरी साइकिल में करंट, आउटपुट करंट मिलेगी और आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, पूरी साइकिल के लिए फ्लो होगी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज ये, आउटपुट करंट ये पूरा, कोई भी पार्ट कट नहीं हो रहा, कोई भी पार्ट कट नहीं हो रहा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है V max, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है V मिनिमम। यहाँ पे ये जो है VM, वह यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक का मान VM है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान IM है। ये I मैक्सिमम, कलेक्टर करंट की मैक्सिमम वैल्यू I मैक्सिमम और ये I मिनिमम। तो I मिनिमम हमने यहाँ पे 0 लिया, I मिनिमम ये 0, ये V मिनिमम, यहाँ पे V मिनिमम है। और जो एफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं तो एफिशिएंसी कैलकुलेशन कितना होता है, AC पावर जो लोड को डिलीवर हो रहा है वह AC पावर बटे जो बैटरी के द्वारा DC पावर ड्रॉन हुई है, DC पावर ड्रॉन बाय बैटरी, तो वह कितनी हुई है, DC पावर PDC। तो PAC बटा PDC क्या होगा, PAC बटा PDC वह एफिशिएंसी होगी। तो हम कैलकुलेशन करते हैं एफिशिएंसी की, सबसे पहले हम देखते हैं AC पावर का कैलकुलेशन करते हैं। जो लोड को AC पावर कितनी, आउटपुट AC पावर PAC बटे इनपुट DC पावर। तो आउटपुट AC पावर कितनी होगी,
आरएमएस वैल्यू होती है जब एसी पावर का कैलकुलेशन करते हैं तो वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो वोल्टेज व करंट व आरएमएस वैल्यू होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस बराबर वी एम। वी आर एम एस क्या होता है वी एम बाई रूट टू, आई आर एम एस क्या होता है आई एम बाई रूट टू, तो वी एम आई एम बाई टू हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 वी एम का मान कितना होगा, वी एम का मान होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक वी एम है, तो वी एम की वैल्यू क्या होगी वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बटे 2, वही होगी वी मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ, वी मिनिमम यहाँ से लेके यहाँ, तो वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बटे 2 वह क्या होगा वी एम। और आई एम भी वैसे वैसे आई एम क्या होगा आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे 2। अब आई मिनिमम 0 है तो ये आई एम कितना होगा आई मैक्सिमम बटे 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला ये इक्वेशन बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं ये लिख रहे हैं कि आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम बटे 2 करेंगे तो आई एम का मान मिल जाएगा, और वी एम का वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम बटे 2 करेंगे तो वी एम का मान मिल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि यहाँ पे इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं।